Good morning everyone. Myself your chemistry faculty Manan sir from Vidya Mandir classes in collaboration with Saraswat International Academy, Vapi. So today we are going to study which factors are there which is going to affect SN1 reaction. SN1 के बारे में हमने पूरे डीप में पढ़ाई किया था कि SN1 में 1 शो करता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और SN का मतलब होता है, क्या होता है SN का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब ये देखना है कि हम कौन कौन से फैक्टर पर ये डिपेंड करता है। सबसे पहला जो फैक्टर हमने लिखा था नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब देखिए नेचर ऑफ अल्काइल अगर हैलाइड की बात करें तो जो अल्काइल हैलाइड्स हैं, जो हमारे अल्काइल हैलाइड्स हैं ये 3 तरह के हो सकते हैं। अब जो आप अल्काइल हैलाइड मान लीजिए आपने यहाँ पर एक ले लिया RX, तो इसका टाइप्स क्या होगा, ये जो हमारा X है वो तो फिक्स रहेगा। RX में जो आपका X है ये तो फिक्स रहेगा, ये चेंज हो सकता है। चाहे आप R को 3 डिग्री ले लो या आप R को 2 डिग्री ले लो या आप R को 1 डिग्री ले लो या आप R को 1 डिग्री ले लो, यही 3 है ना। चलिए तो सबसे पहला बात हम ये कर रहे हैं कि जो भी हमारा SN1 रिएक्शन होता है उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, उसका जो स्पीड ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन। मतलब अल्काइल हैलाइड से जब आप हैलाइड को बाहर निकाल दोगे, जैसे मान लो ये अल्काइल हैलाइड है, जब आप यहाँ से हैलाइड को बाहर निकालोगे तो ये X माइनस के फॉर्म में बाहर जाएगा और हमारे पास फिर बच जाएगा R+। अब यही R+ जितना स्टेबल होगा, यही वाला जो R+ बना वो जितना स्टेबल होगा उतना फास्ट हमारा SN1 रिएक्शन होगा, उतना फास्ट हमारा SN1 रिएक्शन होगा। तो चलो हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, हमारे पास 3 अल्काइल हैलाइड। एक हम ये ले लेते हैं CH3C CH3 CH3X। एक हम ये ले लेते हैं आपका CH3CH3X। एक ये ले लिए, एक ये ले लीजिए CH3CH2X। ये हमने 3 अल्काइल हैलाइड ले लिया। अब हमको ये बताना है कि मान लीजिए अगर इस तीनों पर हमें अगर SN1 करवाना है, ये हमारा 3 अल्काइल हैलाइड हमने ले लिया, अगर इस तीनों पर हमें अगर SN1 कराना है तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि अल्काइल हैलाइड से जब हमारा हैलोजन रिमूव हो गया एज लिविंग ग्रुप, उसके बाद जो हमारा कार्ब कैटायन बना वो जितना स्टेबल होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ SN1 विल बी फास्ट। तो आप करके देखो ना, सोच क्या रहे हो, करके देखो। जैसे यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा CH3 प्लस ऑफ X माइनस, यहाँ पर आएगा CH3 प्लस ऑफ X माइनस, यहाँ पर होगा CH2 प्लस X माइनस। अब देखिए X माइनस तो सब में सेम है तो इससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमें देखना है जो ये कार्ब कैटायन बना है वो कितना स्टेबल होगा। हम देख रहे हैं ये जो कार्ब कैटायन बना है ये बना है 3 डिग्री कार्ब कैटायन, ये वाला जो कार्ब कैटायन बना है ये 2 डिग्री कार्ब कैटायन और ये वाला कार्ब कैटायन बना है ये 1 डिग्री। अब अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन की बात करें तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन, कि जो हमारा कार्बन पर प्लस है वो कितना ज़्यादा न्यूट्रल हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि हर एटम चाहता है कि हम न्यूट्रल फॉर्म में रहें, लेकिन यहाँ कार्बन प्लस के फॉर्म में है
तो जितना ज़्यादा इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा उतना फास्ट ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो अगर हम पहला वाला केस की बात करें जहाँ पर हमारा 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना है, तो इसका 3 हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ से दिखा रहा है, 3 हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ से और 3 हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ से, मतलब 3 डिग्री कार्बोकैटायन को हमें 9 हाइपर कॉन्जुगेशन के साथ ये प्लस चार्ज को न्यूट्रल कर रहा है। अगर हम 2 डिग्री देखते हैं तो इसको 3 हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ, 3 हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ, मतलब ये 6 हाइपर कॉन्जुगेशन से प्लस चार्ज को न्यूट्रल कर रहा है। और अगर हम फर्स्ट वाला देखें तो ये 3 हाइपर कॉन्जुगेशन से प्लस चार्ज को न्यूट्रल कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा न्यूट्रल जहाँ होगा वहीं पर सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा। तो इन तीनों में अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की बात करें तो हम क्या बोलेंगे कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल दैन 2 डिग्री, मोर स्टेबल दैन 1 डिग्री। और जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन है यही आपका हो गया रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। तो अगर हम SN1 रिएक्शन के अगर हम रेट के बारे में बात करें तो क्या होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, SN1 का रेट 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। ये हो गया हमारा SN1 का ऑर्डर, और ये सबसे पहला फैक्टर है जो हमारा नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड पर SN1 का रिएक्शन डिपेंड करता है। अब देखिए आपके मन में एक क्वेश्चन, सर यहाँ पर जो कार्बोकैटायन बना है क्या इसमें रीअरेंजमेंट होगा? देखो बेटा, रीअरेंजमेंट तो बिल्कुल होगा, लेकिन एक लोचा है। लोचा ये है कि जब आप रेट ऑफ SN1 देखते हो तो उस समय जो सबसे पहला कार्बोकैटायन बना है उसी को देखना है। रीअरेंजमेंट के बाद कार्बोकैटायन को नहीं देखना है। हम क्या बोल रहे हैं, जब आपको SN1 का रेट चेक करना है तो जो सबसे पहला कार्बोकैटायन बना है उसी पर SN1 का रेट चेक करेंगे। रीअरेंजमेंट करके हम रेट चेक नहीं करेंगे। आया समझ में? चलिए, जैसे मान लीजिए इसी पर आपका कुछ जेई में क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, जैसे आपको एक हम क्वेश्चन दे रहे हैं, कंपेयर the rate of hydrolysis of the following alkyl halide। पहला आपको दिया है pH CH2Cl, दूसरा आपको दिया है CH3 CCl, तीसरा दिया है pH CHCl CH3, और चौथा हमें दिया गया है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl। हमसे पूछा गया है रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कैसे इन्होंने अपना नाम को चेंज कर दिया। अरे भैया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस? मतलब पानी में डिसॉल्व करना है। तो पानी से मेरे को क्या मिलेगा, H+ एंड OH-, यानी जब कार्बोकैटायन हम बनाएंगे तो OH- उस पर जाके रिएक्ट करेगा। अरे तो उल्लू क्यों बना रहे हो, चुपचाप लिख दो कंपेयर द रेट ऑफ SN1। यही जेई वाला आपका कॉन्सेप्ट चेक करेगा। रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस लिख के सब घबरा गए। अरे भैया ये कुछ नहीं है, ये चुपचाप SN1 का ऑर्डर निकालना है। क्योंकि आप देख लो, जो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं चारों में से आप कार्बोकैटायन बनाओगे, मतलब कार्बन और प्लस आएगा। और हमने क्या लिखा है, हाइड्रोलिसिस, मतलब वाटर। जब वाटर को तोड़ोगे तो ये बनेगा H+ एंड OH-।
तो कार्ब कटायन जो प्लस पर है इसके पास जाएगा OH माइनस। OH माइनस क्या है? न्यूक्लियोफाइल। तो इसको हम क्या बोलेंगे? SN1 रिएक्शन। कितना सिंपल है। लेकिन अगर एग्जाम में अगर आपने इस तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया, समझा नहीं, लॉजिकल सोचा नहीं, सोच समझ के नोट्स नहीं बनाया, तब तो भैया मुश्किल है। आइए, तो मेरा काम क्या है, सब पर कार्ब कटायन बना दो और देखो सबसे स्टेबल कार्ब कटायन कहाँ है। बस चलिए, अगर हम बात करें कि अगर ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए में मेरा कार्ब कटायन क्या बनेगा? PHCH2+। ऑप्शन बी में क्या बनेगा? CH3 का होल 3C+। ऑप्शन सी में क्या बचेगा? PHCH प्लस CH3। ऑप्शन डी में क्या बचेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2+। आया? चलिए, अब हमने पहला काम था कार्ब कटायन बना लिया। अब दूसरा ये देखना है कौन कितना ज्यादा बैलेंस कर रहा है। अगर ए वाला हम देखें तो फिनाइल मीन्स बेंजीन रिंग, मतलब पहला वाला में हमारा रेजोनेंस हो रहा है, फर्स्ट वाला में कार्ब कटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। आया समझ में? अगर सेकेंड वाला देखते हैं तो इसको 9 हाइपर कॉन्जुगेशन, मतलब सेकेंड वाला कार्ब कटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर हम थर्ड वाला को अगर हम बात करें तो आप क्या देख रहे हो कि फ्रॉम लेफ्ट से जाएगा रेजोनेंस और राइट से जाएगा हाइपर कॉन्जुगेशन। और डी लास्ट को देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड सिंगल प्लस, मतलब ये जाएगा रेजोनेंस। डबल सिंगल प्लस, ये आपका जाएगा रेजोनेंस। अब हमें इसका ऑर्डर बताना है कि ऑर्डर में सबसे ज्यादा क्या होगा। अब देखिए, जब इसका आंसर आप लिखेंगे तो बहुत लोग क्या लिख देंगे, इसको बोलेंगे अच्छा सर जी रेजोनेंस की बात हो रही है, रेजोनेंस की बात हो रही है ना। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले लोग जो नोट्स को नहीं पढ़ रहे हैं वो सबसे पहले सी लिख देंगे, बोलेंगे सर यहाँ पर तो रेजोनेंस और हाइपर दोनों लग रहा है। सी के बाद से वो कर देंगे ए के बाद करेंगे डी और डी के बाद कर देंगे बी, जो गलत है। वो क्या सोचेंगे, देखो कि सर सी पर तो 2 इफेक्ट लग रहा है तो दोनों इफेक्ट कार्बन को न्यूट्रल करेगा। अगर ए और डी की बात करें तो दोनों में तो रेजोनेंस है, लेकिन अगर ए में हम देख रहे हैं कि बेंजीन है तो यहाँ 4-5 रेजोनेटिंग हो सकता है, लेकिन डी में तो केवल 1 होगा, तो मोर रेजोनेंस मोर स्टेबल। तो हम ए लिख दिए, बाद में डी और बाद में बी, गलत। फिर से हम बोल रहे हैं जीओसी का अगर नोट्स नहीं पढ़ेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसका जो एक्चुअल आंसर आएगा वो होगा बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ए एंड डी। अब आप बोलोगे सर सबसे बड़ा बी हो जाएगा, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आपको जीओसी में हमने अपने नोट्स में हमने मेंशन किया था, क्या मेंशन किया था, एकदम याद रखिएगा इसको, एग्जाम में यही सब क्वेश्चन, जितना एक्सेप्शन है वही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि 3 डिग्री कार्ब कटायन हैज मोर स्टेबिलिटी देन बेंजाइलिक कार्बन। जो आपका 3 डिग्री कार्ब कटायन है, इट हैज मोर स्टेबिलिटी देन बेंजाइलिक कार्बन। इसीलिए हमारा बी पहले हो गया और सी बाद में हो गया, और फिर हमारा ए एंड डी, क्योंकि ए में हमारा आई थिंक देयर विल बी टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और डी में केवल 1 होगा। तो मोर रेजोनेंस मोर स्टेबल, लेस रेजोनेंस लेस स्टेबल, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो जितना बेटा आप इसको लिखोगे पढ़ोगे उतना याद होगा, छोड़ दोगे तो ये भी आपको छोड़ देगा। चलिए, तो ये हमारा पहला फैक्टर हो गया बेटा, जिसको हम क्या बोल रहे थे, नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। क्वेश्चन आते हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा।
दूसरा हम जा रहे हैं बात करने फैक्टर, हम जा रहे हैं दूसरे फैक्टर के बारे में बात करने। क्या होता है ये? नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। सही बात है, अगर हम SN1 की बात कर रहे हैं तो जब तक लिविंग ग्रुप छोड़ के नहीं जाएगा तब तक हमारा कार्ब कटायन नहीं बनेगा, और जब तक कार्ब कटायन नहीं बनेगा तब तक हम कार्ब कटायन की स्टेबिलिटी के बारे में बात ही नहीं कर सकते, और जब तक हम कार्ब कटायन के स्टेबिलिटी के बारे में बात नहीं करते तब तक हम SN1 का रिएक्शन के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जितना जल्दी लिविंग ग्रुप छोड़ के जाएगा उतना जल्दी कार्ब कटायन बनेगा, उसके बाद हम कार्ब कटायन का स्टेबिलिटी देखेंगे, उसके बाद हम रेट ऑफ SN1 को समझ सकते हैं। तीसरा पॉइंट, कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जेई एंड मेडिकल, याद रखिएगा इसको, शायद बोर्ड में भी आ जाए, हम मेंशन कर देते हैं जेई एंड नेट। हम बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल के बारे में। अब देखिए, क्या जो SN1 रिएक्शन है, हम कह रहे हैं क्या ये न्यूक्लियोफाइल पर इसका रेट डिपेंड करता है कि नहीं। अब इसके लिए आपको एक बार मैकेनिज्म देखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमने कोई ले लिया RX, इसको हमने रिएक्ट कर दिया कोई न्यूक्लियोफाइल से, ये मेरा आंसर क्या बनेगा? तो सबसे पहला जो स्टेप क्या होता है कि RX विल फॉर्म R प्लस X माइनस, और इसी को हम क्या बोलते हैं? RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। फिर सेकेंड स्टेप में जाके होता है कि R प्लस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा और ये बन जाएगा R न्यूक्लियोफाइल। तो हमसे पूछा गया है कि रेट ऑफ SN पर न्यूक्लियोफाइल का क्या रोल है। अब आप देखिए, आप लोग केमिकल काइनेटिक्स में पढ़े हो कि जब भी कोई भी रिएक्शन का रेट निकालते हैं वो हमेशा RDS से निकलता है। तो क्या RDS में कहीं आपको न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। अरे भाई, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा हम RDS से निकालते हैं और RDS में हमारा कहीं न्यूक्लियोफाइल ही नहीं दिख रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। क्योंकि मान लो अगर हम रेट लिखे तो रेट तो हम RDS से क्या हो जाएगा? रेट विल बी इक्वल टू K इंटू RX, यही तो हो गया हमारा रेट। और इस रिएक्शन में कहीं भी न्यूक्लियोफाइल का रोल नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे? लिखिए आप लोग कि रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। आया समझ में? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एंड जेई। अब देखिए, इसी पर आपका एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, वो हम ले लेते हैं। क्वेश्चन आपका ये था, क्या क्वेश्चन था आपका? कि if the concentration of alkyl halide and nucleophile, if the concentration of alkyl halide and nucleophile is doubled, then
रेट इज इक्वल टू, SN1 के लिए पूछा गया है। मुझे पता है कि SN1 के लिए जो हमारा रेट होता है वो होता है K इंटू अल्काइल हैलाइड। ये होता है K इंटू अल्काइल हैलाइड। इसमें न्यूक्लियोफाइल नहीं होता। तो अब हमें क्या बोला गया है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों को डबल किया गया। जब दोनों को डबल किया गया तो क्या होगा, R विल बी इक्वल टू K इंटू ट्वाइस ऑफ अल्काइल हैलाइड। यानी क्या हो जाएगा, ट्वाइस इंटू K ऑफ अल्काइल हैलाइड। मान लो ये आपका R डैश हो गया। तो आप क्या देख रहे हो कि जब आपने अल्काइल हैलाइड का कंसंट्रेशन डबल किया तो जो हमारा न्यू रेट आ गया वो आ गया 2 टाइम्स ऑफ ओल्ड रेट। लेकिन न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन के डबल होने से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको हम पहले ही बता दिए कि SN1 इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये नहीं कि जो बच्चा अगर एग्जाम से पहले नहीं पढ़ा होगा, देखो देखो वो कैसे गलत करेगा। देखो वो बोलेगा हे क्या सर आप क्वेश्चन दे रहे हैं, वो चुपचाप यहाँ लिख देगा कि R इज इक्वल टू K इंटू अल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल। वो दोनों लिख देगा क्योंकि उसने तो मैकेनिज्म पढ़ा नहीं। और दोनों लिखने के बाद बोलेगा R डैश को वो लिख देगा K इंटू ट्वाइस अल्काइल हैलाइड और लिख देगा ट्वाइस न्यूक्लियोफाइल, और फिर इसको 4 निकाल देगा K ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल, बोल देगा R डैश बराबर 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल। और ये भी ऑप्शन में रहेगा, वो फटाक से इसमें -1 लेके आ जाएगा और इसमें +4 लेके आ जाएगा। तो ये आपके ऊपर है, जितना आप सिंसियरली पढ़ोगे उतना आपको याद रहेगा, नहीं पढ़ोगे तो वो तो आपकी प्रॉब्लम है। चलिए अगला क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं। अगला जो आता है बेटा वो रहता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट का। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, अगर हम नेचर ऑफ सॉल्वेंट की बात करें तो जरा ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर ये आप ध्यान से सुन लिए तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे मान लो अगर यहाँ पर हम लिख दिए R सिंगल बॉन्ड X और यहाँ पर हम कर दिए RX प्लस ऑफ X माइनस, ठीक है। अब देखिए मेरे पास, मैं तो पहले पढ़ाया था कि मेरे पास जो सॉल्वेंट होता है वो होता है ऑफ 2 टाइप्स। पहला होता है आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और दूसरा आपका होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अगर हम इन दोनों की बात करें, अगर हम इन दोनों की बात करें तो क्या होगा, अगर इन दोनों की हम बात करें तो आपको तो हम लास्ट क्लास में मैंने सेकंड लेक्चर में शायद मैंने बताया था आपको कि पोलर प्रोटिक ऐसा सॉल्वेंट है जो कटायन जो बनता है ना एंड अनायन, ये दोनों को सॉल्वेट करता है। अनायन को भी सॉल्वेट कर देगा एंड कटायन को भी सॉल्वेट कर देगा। लेकिन जो पोलर एप्रोटिक है वो तो कटायन को तो सॉल्वेट करता है, अनायन को सॉल्वेट नहीं करता। डिफरेंस यही है कि पोलर प्रोटिक दोनों कटायन एंड अनायन को सॉल्वेट कर लेता, मतलब पकड़ के रख लेगा, बोलेगा तेरे को जाने नहीं देंगे। लेकिन पोलर एप्रोटिक बोलेगा हम केवल प्लस वाले को पकड़ के रखेंगे, माइनस वाला तेरे को जहां जाना है तू चले जा। तो अब ये बताओ, ऊपर हमने जो रिएक्शन लिखा कि R
x इज गिविंग r प्लस एक्स माइनस, अगर इसमें हम, सुनना ध्यान से क्या बोल रहे हैं, अगर इसमें हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डाल दें तो ये x माइनस को क्या करेगा, सॉल्वेट कर लेगा और ये रिएक्शन को रिवर्स होने से रोक देगा। नहीं तो क्या होगा, अगर x माइनस फ्री होगा तो फिर से r प्लस से जुड़ के फिर से हमारा बन गया रिएक्टेंट। आप ही समझो, अगर मान लो आपने अल्काइल हैलाइड लिया RX, ये टूट गया R प्लस एंड X माइनस, अगर X माइनस को हम पकड़ के नहीं रखेंगे तो ये तो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा ना। तो हमें चाहिए था प्रोडक्ट और हमें बैक आ गया रिएक्टेंट। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा कि जो X माइनस है इसको सॉल्वेट कर लेगा, इसको पकड़ लेगा, बोलेगा आ देखे जरा और पकड़ के रख लेगा, उसको वापस जाने नहीं देगा। आया समझ में? तो जब हमारा अनायंस को जब वो सॉल्वेट कर लेगा उसके बाद क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर जाएगा। लेकिन अगर आपने पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट रख लिया जिसमें हमारा अनायन फ्री होता है, रिएक्शन विल बी रिवर्सिबल और ये हमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि जब लिविंग ग्रुप छोड़ के जाएगा ही नहीं तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कहां से करेगा। इसके मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि अगर आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हो तो SN1 का रिएक्शन बढ़ जाएगा और अगर आप पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हो तो SN1 का रिएक्शन घट जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आप सब लोग लिखो कि रेट ऑफ SN1 रिएक्शन विल इंक्रीज, rate of SN1 reaction will increase in case of polar protic solvent, in case of polar protic solvent, whereas rate of SN1 reaction will decrease, whereas rate of SN1 reaction will decrease in case of polar aprotic solvent, in case of polar aprotic solvent। ठीक है, चलिए एक और इफेक्ट है हमारा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। एक और हमारा इफेक्ट है, दैट इज योर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब देखो, जब हमारा SN1 का रिएक्शन होता है तो क्या होता है, पहला स्टेप में स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है, फिर दूसरा स्टेप में न्यूक्लियोफाइल की अटैक होती है। मतलब जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो हमेशा स्टेबल फॉर्म में रहता है। मतलब हम क्या बोलेंगे, जब हमारा प्रोडक्ट स्टेबल फॉर्म में है मतलब एनर्जी बहुत कम है, मतलब एनर्जी बहुत कम है, यानी जब एनर्जी बहुत ही कम हो गया तो हम क्या बोलेंगे कि रिएक्टेंट का एनर्जी ज़्यादा एंड प्रोडक्ट का एनर्जी कम। जब हम डिफरेंस निकालेंगे एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, वो आ जाएगा नेगेटिव। तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा SN1 रिएक्शन है वो तो एक्सोथर्मिक हो गया। क्या बोलेंगे हम, जो हमारा SN1 रिएक्शन है इट इज एक्सोथर्मिक। और आपको पता हो गया कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है मीन्स ये लेस हीट या लेस टेम्परेचर पर काम करेगा। एंडोथर्मिक को हीट चाहिए तो वो ज़्यादा टेम्परेचर और हीट पर काम करेगा। एक्सोथर्मिक को हीट नहीं चाहिए तो वो लेस टेम्परेचर और लेस हीट पर काम करेगा। तो आप क्या लिखोगे, लिख लो कि रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, rate of SN1 reaction increases on decreasing temperature. Rate of SN1 reaction increases on decreasing temperature since SN1 reaction is exothermic. Since SN1 reaction is exothermic, आया।
अब बेटा आपका आता है एनर्जी लेवल डायग्राम। नेक्स्ट जो आपको आता है वो क्या रहेगा, एनर्जी लेवल डायग्राम। आइए अगला हम बात करते हैं रिगार्डिंग एनर्जी लेवल डायग्राम। जो आपका एनर्जी लेवल डायग्राम है, ये इस पर एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। देखो कैसे बनता है, हम इसको दो पार्ट में बनाकर आपको दिखाऊंगा। सबसे तो पहले आपको रिएक्शन का मैकेनिज्म लाइन बाय लाइन आना चाहिए, तभी आप एनर्जी कर्व डायग्राम बना सकते हैं। जैसे मान लो हमने अगर एक रिएक्शन ले लिया, CH3 का होल 3 CCl। जब आप इसको रिएक्ट किए H2O से, H2O विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। तो पहला स्टेप की बात करें मैकेनिज्म, तो क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन CH3 का होल 3 CCl। पहला स्टेप में इसको हम RDS बोलते हैं। पहला स्टेप में ये बनता है CH3 का होल 3 C प्लस प्लस ऑफ Cl माइनस। ठीक है। अब दूसरा स्टेप में क्या होगा आपका, जो आपका CH3 का होल 3 C प्लस को जब आपने रिएक्ट किया H2O, तो वाटर का लोन पेयर कार्बोकैटायन पर अटैक कर जाए, क्योंकि वाटर का लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन और कार्बन का प्लस, तो प्लस एंड इलेक्ट्रॉन मीन्स माइनस चार्ज, दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन। तो ये वाला क्या बन जाएगा, सेकेंड स्टेप में ये बन जाएगा हमारा CH3 का होल 3 COH2। अब ऑक्सीजन यहाँ 3 बॉन्ड, तो यहाँ साइन आ जाएगा प्लस। फर्दर क्या होगा, वाटर तो एक्सेस में, फिर से वाटर रिएक्ट करेगा इससे, तो CH3 का होल 3 COH पर प्लस, इसको रिएक्ट किया O। अब O का लोन पेयर H प्लस को अपने तरफ खींच लेगा, तो ये फाइनली हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 का होल 3 COH प्लस H3O प्लस। ये हमारा हो गया बेटा मैकेनिज्म। अब आपका एनर्जी कर्व डायग्राम या एनर्जी लेवल डायग्राम बने। आप यहाँ पर एक्सिस प्लॉट कर दीजिए, एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन या एनर्जी कोऑर्डिनेट, जो भी रह सकते हैं, एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्टेंट की हम जा रहे हैं ग्राफ बनाने। ठीक है, देखिए कैसे बनता है, समझिएगा। स्टार्टिंग तो हम करेंगे रिएक्टेंट से, तो हमने रिएक्टेंट यहाँ ले लिया CH3 का होल 3 CCl, ये हमारा पहला हो गया रिएक्टेंट। अब जब रिएक्टेंट हुआ तो पहला हमारा RDS बना, और RDS का सबसे ज़्यादा पीक होता है, यानी हमने ऐसे कर दिया, तो ये हमारा बन जाएगा ट्रांजिशन स्टेट 1। ठीक है। अब क्या हुआ, पहले एनर्जी गया, फिर अब बार बार अब इधर आएगा, ये हमारा बन गया CH3 का होल 3 C प्लस। अब देखिए, पहले आपको हम इसका डायग्राम बनाते हैं, फिर इसका हर एक पॉइंट हम समझाएंगे। यानी रिएक्टेंट पहले कन्वर्ट हो गया कार्बोकैटायन में। ठीक है। अब जब कार्बोकैटायन से बात हुआ तो फिर ये किस में कन्वर्ट हो गया, सेकेंड स्टेप, ट्रांजिशन स्टेट 2। ट्रांजिशन स्टेट 2। अब यहाँ पर जो बना वो क्या बन गया आपका, CH3 का होल 3 COH
H प्लस, ये बन गया। फिर हमारा नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हमारा सीधा बन जाएगा प्रोडक्ट, ये हो गया ट्रांजिशन स्टेट 3, ये हमारा बन जाएगा प्रोडक्ट CH3 का होल 3 COH। अब ये हमारा हो गया एनर्जी लेवल डायग्राम। अब पहले समझो बेटा इसका मीनिंग क्या है, हमने क्या लिखा, कैसे लिखा। देखो स्टार्टिंग में हमने एक लिया रिएक्टेंट, तो हमने यहाँ पर बेटा आपको रिएक्टेंट लिख दिया, ये R हो गया। उसके बाद SN1 की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कटायन, उसको हम RDS बोले थे। और सबसे ज़्यादा पीक, सबसे हाइट पर जो पीक बनता है, पीक PEAK, वो बनता है RDS। तो जो ये हमारा TS मतलब ट्रांजिशन स्टेट 1 जो बना है, ये हमारा RDS का पीक है। क्या है, ये हमारा RDS का पीक है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ठीक है, वो तो आपका पीक RDS का है, तो आपने ये कार्ब कटायन को नीचे क्यों दिखाया? वेरी गुड क्वेश्चन। क्योंकि बेटा ये कार्ब कटायन 3 डिग्री है और ये स्टेबल कार्ब कटायन है, तो इसका एनर्जी कम होगा ना, तो डेफिनेटली नीचे आएगा। चलिए अब देखिए हमने क्या बोला, RDS का सबसे ज्यादा पीक होता है और उसके बाद जब रिएक्शन आगे बढ़ेगा तो हमेशा एनर्जी डिक्रीज होते जाएगा। इसीलिए देखिए आपका ट्रांजिशन स्टेट 1 से नीचे है, ट्रांजिशन स्टेट 2 1 से नीचे है। क्यों? क्योंकि आपका रिएक्शन प्रोग्रेस कर गया ना, तो एनर्जी बार बार डिक्रीज करेगा। अगला बार जो हमारा ट्रांजिशन स्टेट 2 के बाद जो बना प्रोडक्ट, वो ये बना। फिर से आपका ये क्वेश्चन, सर ये और नीचे क्यों आ गया? ये और नीचे इसलिए आ गया क्योंकि कार्ब कटायन को अब न्यूक्लियोफाइल ने सराउंड कर लिया। मतलब अब जो कार्ब कटायन पर प्लस चार्ज है वो ऑलमोस्ट न्यूट्रल होने जा रहा है। ठीक है, चलिए ट्रांजिशन स्टेट 3 में क्या है कि फिर से वाटर की अटैक हो रही है और जो हमारा CH3C प्लस H2O बना है उस पर O हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो हम जब H निकाल देंगे तो ये हमारा बन जाएगा न्यूट्रल प्रोडक्ट जो हाईली स्टेबल है। इसीलिए देखिए इसका जो एनर्जी डायग्राम है वो रिएक्टेंट से भी नीचे है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, जो हमारा SN1 का रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक होता है। क्या होता है? एक्सोथर्मिक। तो ये हमारा हो गया बेटा एनर्जी लेवल डायग्राम। एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी आता है कि इस पॉइंट का नाम क्या है, इस पॉइंट का नाम क्या है, तो आपको जब तक मैकेनिज्म पूरा आ जाएगा आप पूरा इसको लिख सकते हो। आया समझ में? इसको ध्यान से कॉपी कीजिए। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं कि उसका आपको मैकेनिज्म भी लिखना है और एनर्जी लेवल डायग्राम भी बनाना है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, HCl, जब इसको हम रिएक्ट करते हैं H2O से, ये अब तो पहले तो आपको निकालना है व्हाट इज माय मेजर प्रोडक्ट एंड ड्रॉ एनर्जी लेवल डायग्राम। ड्रॉ एनर्जी लेवल डायग्राम। हमेशा एक चीज याद रखना, जो RDS होता है सबसे हाइट पर उसी का पीक होता है, बाद में उससे पीक नीचे रहता है। RDS से ऊपर किसी का पीक नहीं होता।